नमस्कार, स्वागत है एक बार आप सभी का। यूपी पुलिस यूपीएसआई की जो हमारी बैचेस चल रही हैं उसमें मैं संदीप तिवारी टारगेट विद आलोक चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस बैच में आपका जो कंटेंट स्टार्ट किया गया है पुलिस और एसआई के लिए, उसमें हमारी जो क्लासेस हैं उसके माध्यम से हम आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वही कुछ जो कि आपके सिलेबस का पार्ट हो, जो आपको एक मुकाम तक पहुंचाने में मददगार हो, उसी का प्रयास हम लोग की तरफ से सार्थक प्रयास किया जा रहा है। कल मैंने आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें आपको हमने परसेंटेज से कंटिन्यू करने के लिए कहा था कि अगर हम प्रतिशत पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स का बहुत सारा पोर्शन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना होगा हमको कि अगर हम इस परीक्षा के माध्यम से अपने जीवन में सफलता लाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतर स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही बेहतर प्लानिंग के साथ तैयारी करना होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि समय बहुत लिमिटेड है। आपको ये भी पता है कि इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम होना स्वाभाविक है कि बहुत श्योर है कि होना ही है। एग्ज़ाम भी होगा और रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, ये श्योर है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमको जो है कमर कस लेनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी तरह से करनी चाहिए, फिजिकल मेंटेन अपना करना चाहिए, साथ साथ अपना जो आप एंट्रेंस का देने जा रहे हैं उसको भी बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो नवंबर आपका आधा समाप्त हो चुका है, दिसंबर पूरा महीना है और शायद जनवरी में परीक्षा हो। तो इसलिए आपके पास जो कुछ मिला के 30 से 40 लेक्चर 50 लेक्चर का जो कम्बिनेशन हम लोग की तरफ से बन पाएगा, बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आप लोग अपना जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। प्रतिशत को हमने कंटिन्यू करते समय आपको बताया कि यह टॉपिक अर्थमेटिक का रूट होता है, बेस होता है। इसको पढ़ भर लेने से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती हैं। तो प्रतिशत का जो पार्ट था उसमें मैंने कल पॉइंट कराया आप लोगों को कि आप इतने सारे सेगमेंट्स को टोटल पढ़ते हैं, जहां से आपका जो है मार्क्स आपके आने वाले, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो आपके निश्चित होते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने लिखवाया था आज उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी। आज का पूरा टॉपिक प्रतिशत की वृद्धि और कमी पर आधारित होगा। आपको सीखना होगा कि किस प्रकार से हम जैसे संख्याओं में कुछ वृद्धि और कमी करके नया रिजल्ट प्राप्त करते हैं, संख्या को बदल देते हैं, मान को बदल देते हैं, उसी प्रकार से किसी मान में प्रतिशत वृद्धि और कमी की जाए तो हम उसके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन ला पाते हैं। तो आज का ये पोर्शन पूरी तरह से इसी पे डिपेंडेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो इसमें हम जब बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि की और प्रतिशत कमी की, तो जनरल पे में अगर हमें किसी अमाउंट में किसी संख्या में कुछ इंक्रीमेंट करने को कहा जाए, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि अगर मान लीजिए आपको अभी तक घर से 500 रुपये प्रति दिन या प्रति महीने के हिसाब से पॉकेट मनी के रूप में मिलता था। आपके पेरेंट्स ने कहा ठीक है इस तरह का काम करो, इतने अच्छे रिजल्ट तुम्हारे आ जाएं, तो हम आपका मार्क्स जो है, तो आपको जो पैसे जो पॉकेट मनी है आपको हम बढ़ा के देंगे। बढ़ा के देने का उन्होंने जो वादा किया आपसे, कहा कि चलो 50 रुपये हम बढ़ा के दे देंगे। तो जाहिर सी बात है 50 रुपये बढ़ते ही आपको जो पॉकेट मनी मिलेगी अगले मंथ वो कितनी हो जाएगी, 550 रुपये। लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया नहीं, कहा कि ऐसा करिए जो आप 50 रुपये दे रहे हैं, इस 50 रुपये को आप 50% दे दीजिए, मुझे वृद्धि कर दीजिए। मुझसे कहा जाए कि 50% की वृद्धि आप कर दीजिए। अब जब वो 50% की वृद्धि करेंगे तो किसमें करेंगे, तो आपको नोटिस करना होगा कि आपके सामने एक प्रीवियस मान होगा, एक पुरानी संख्या होगी, उस संख्या में 50% की वृद्धि कराई जाएगी। तो 50% की उस वृद्धि के बाद जो आपके पास जो परिवर्तन होगा आपकी पॉकेट मनी में, वो कितना हो जाएगा, इसकी तुलना में वो चेंज होगा। इसके लिए आपका जो बेस होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जिसको 500 रुपये की पॉकेट मनी मिलेगी उसका 50% कुछ और आएगा, जिसको 1000 रुपये की पॉकेट मनी मिलती थी उसका 50% कुछ और आएगा। जिसका जैसा बेस रहेगा उसी हिसाब से उसका मान भी उस परसेंटेज के लिहाज से बदलता रहेगा। अब 50% का मतलब 50 रुपये तो होता नहीं है, 10% का मतलब 10 रुपये तो होता नहीं है, वो डिपेंडेंट ऑन द बेस होता है। मतलब जिस मान को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। पूरे कॉन्सेप्ट में आज यही आप पढ़ेंगे, यही सीखेंगे कि कैसे हम वृद्धि कमी करते हैं, किस प्रकार की वृद्धि कमी का यूज होता है प्रतिशत में, और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज का हमारा अप्रोच यही रहेगा। चलिए
तो शुरू करते हैं हम लोग इस तरह के अप्रोच को, इस तरह के मान को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रतिशत वृद्धि के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रतिशत कमी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, दो प्रकार से यहाँ पे होती है। एक ऑर्डिनरी वृद्धि या कमी होती है, नॉर्मल वृद्धि कमी, मतलब एक वृद्धि कमी हो सकती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल इंक्रीज एंड डिक्रीज। नॉर्मल इंक्रीज एंड डिक्रीज मतलब आपको हम बता दें कि नॉर्मली किसी संख्या को कुछ प्रतिशत बढ़ा करके कुछ प्रतिशत घटा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक होगा कंटिन्यूड इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, जिसको हम नॉर्मल हम कह रहे हैं, नॉर्मल का मतलब केवल एक ही बार आपको किसी मान में वृद्धि करनी पड़ेगी या कमी करनी पड़ेगी। कंटिन्यूड का मतलब होता है सतत, मतलब बार बार वृद्धि की जाए या बार बार कमी की जाए, सतत होगा और इसको हम एक बार की वृद्धि या कमी कहेंगे। तो दो प्रकार से वृद्धि या कमी बटी रहती है। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ साथ हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, किस प्रकार से इसका जनरल बिहेवियर में यूज किया जाता है, कैसे कैसे हम लोग अपनी जनरल लाइफ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से सीखने जा रहे हैं। चलिए हम आज के इस अप्रोच को, इस कॉन्सेप्ट को आपको हम एक फंडामेंटल लेवल से लेकर के चलते हैं और सिखाते हैं कि आप कैसे इनको फेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं वृद्धि के बारे में। देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि को समझते हैं। अगर कोई एक मान दिया गया है और उस मान में किसी भी प्रकार की वृद्धि आप कर रहे हैं परसेंटेज में, तो उसमें हमारे पास दो चीजें सामने बन के आती हैं। एक आपके पास वास्तविक मान रहेगा, वास्तविक मान, उसमें की जाएगी कुछ प्रतिशत की वृद्धि। सपोज करिए x प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, तो दो चीज आएगा, एक तो आपके पास नया मान बन के आएगा और एक चीज और बन के आएगी कि वृद्धि का मान, कि कितनी वृद्धि हुई है। ये वृद्धि का मान आपके वास्तविक मान में जुड़ेगी और एक नया मान आपके सामने बना देगी। जैसे सबसे पहले हमें सीखें, ये जानें कि किसी भी आधार को, किसी भी मान को जिसमें वृद्धि या कमी की जाती है वो जनरली कितना होती है। आपसे मैंने कल भी डिस्कस किया, ही बताया आपको कि बेसिक रूप से कोई भी संख्या, कोई भी मान हमेशा कितना होती है, 100% होती है। इसका हमेशा वास्तविक मान होता है। अब इस वास्तविक मान में आप कुछ प्रतिशत की वृद्धि करते हैं। सपोज करिए आप 10% की वृद्धि करते हैं, सपोज करिए आप 15% की वृद्धि करते हैं, 20% की करते हैं, 50% की करते हैं, 70% की करते हैं। तो जिस प्रकार से वृद्धि हुई, अगर ये 10% इसमें से इंक्रीमेंट हुआ, तो जो नया मान आपके सामने बन के आएगा वो कितना हो जाएगा, 110%। ये आपका हो गया नया मान। अगर यही 20% की वृद्धि होती तो मान आपके सामने कितना हो जाता, 120% हो जाता। 30% की वृद्धि होती तो यही मान आपका 130% हो जाता। 50% की वृद्धि होती तो यही मान आपका 150% हो जाता। तो जब कभी भी किसी वास्तविक मान में कुछ प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो नया मान हमारे पास 100 में उतना ही जुड़ करके परसेंटेज बन जाता है। तो मैं यहाँ पे एक नोट आपको समझा देता हूँ। यदि किसी संख्या में या किसी मान में x प्रतिशत की वृद्धि की जाए तब वह मान स्वयं का 100 प्लस x प्रतिशत हो जाता है, स्वयं का 100 प्लस x प्रतिशत हो जाता है। जैसे अगर मैंने अभी पॉकेट मनी वाली बात करी, जैसे मैंने कहा कि कोई एक संख्या आपके पास, कोई एक मान 500 रुपये था, उसमें आपको करना था 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि आपको करनी थी। 50% की वृद्धि करते ही 500 स्वयं का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50, मतलब 500 स्वयं का मीन्स होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का 100 प्लस 50% हो जाएगा।
इसको हम सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं भाई 500 का मतलब आप मैथमेटिक्स में जानते हैं गुणा होता है। 100 प्लस 50 करने का अर्थ होता है 150 हो गया। अब इसको इवैल्यूएट करना है तो कल मैंने आपको सिखाया कि परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 150 बटा 100 कर दिया तो ये आपके सामने यहाँ पे मान हो गया 750 रुपये। जो नया मान आपके सामने बन के आया वो 750 रुपये बन के आया। तो ये आपका एक अप्रोच था, एक कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी मान में हम x% की वृद्धि कर देते हैं तब वह मान स्वयं का 100 प्लस x% हो जाता है। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो मैं इसी चीज को हम यहाँ पे जो सीखे हैं कि 500 रुपये में अगर हमने 50% की वृद्धि करी तो हमारा जो नया मान होगा वो आपका नया मान 750 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं से पूछते कि कितने रुपए की वृद्धि हो गई, ये आपका नया मान हो गया। वृद्धि का मान अगर हमको पता करना होता कितनी वृद्धि हुई तो वृद्धि हम कुछ इस प्रकार से पता कर पाते। भाई कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 50% की कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, 500 में कर रहे हैं। तो वृद्धि बराबर 500 मतलब स्वयं का जितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं वही मान आपका निकाला जाएगा। 500 का 50%, तो 500 का 50% करेंगे तो मान आपका 500 का 50%, तो परसेंट को हटाने के लिए आप 100 से भाग देंगे तो ये संख्या कट करके सिंपली कितनी हो जाएगी, 250 रुपये। मतलब 500 में 250 रुपये जोड़ा जाएगा कि 250 रुपये का वृद्धि हुआ और 250 की वृद्धि होने के बाद वह संख्या आपकी कितनी हो जा रही है, 750 रुपये हो जा रही है। तो इस प्रकार से हम इसमें परिवर्तन देख सकते हैं, इस प्रकार से हम वृद्धि का अप्रोच क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक ऐसे ही जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए सब लोग। एक छोटा सा एग्जांपल, या हम उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वास्तविक मान अगर x था, वृद्धि या हम इसको कह देते a था, वृद्धि प्रतिशत अगर x% की थी, नया मान जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं अगर हम कह रहे हैं b है तो b बराबर a गुणे 100 प्लस x% कर देंगे। 100 प्लस x ऐसे सिंपली लिखते हैं बटा 100 कर देंगे। ये फार्मूला आपका हो जाता है, ये आपका नया मान है। अगर हम केवल आपसे पूछे कि भाई वृद्धि क्या होगी, देखिए एकदम फार्मूला हम बता रहे हैं, बाकी आप सोचेंगे तो बहुत इजीली मैं अभी कराता हूं, आपको समझ में आएगा। वृद्धि की बात करेंगे कि वृद्धि कितने की हो गई, तो वृद्धि के लिए आपको लिखना पड़ेगा a गुणे सिंपली x% बटा 100। x बटा 100, परसेंट का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बना क्योंकि हम 100 से डायरेक्टली भाग दे करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज हमारे सामने बन के आई कि नया मान कितना होगा और वृद्धि कितनी होगी। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। अप्रोच से समझिएगा, फार्मूले से समझिएगा, दोनों का अप्रोच क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल छोटे छोटे लेकर के, जिससे कि आपका पूरा अप्रोच कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि एक मोटरसाइकिल की जो स्पीड थी, एक मोटरसाइकिल की जो चाल थी, अगर सपोज करिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, चालक ने अपनी चाल को 15% बढ़ा लिया, 15% की वृद्धि कर दी, तो हमसे पूछा गया नई चाल क्या होगी, या हमसे पूछा जाए कि चाल में वृद्धि कितनी हुई, चाल में वृद्धि कितनी हुई। दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया। एक मोटरसाइकिल की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इमरजेंसी के दौरान उसने क्या किया, इमरजेंसी मतलब उसको लगा कि मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, तो उसने अपनी चाल को 15% बढ़ा लिया। तो उस 15% की वृद्धि के बाद नई चाल हमसे पूछा गया और चाल में वृद्धि पूछा गया है। अगर हम यहाँ से नई चाल पता करना चाहते हैं तो नई चाल मतलब बढ़ के आएगी, तो आप 50 में 15%, 15 मतलब क्या हो जाएगा 115 बटा कितना करना पड़ेगा 100। 50 दूना 100 होता है, 2 से डिवाइड के 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा नई चाल हो जाएगी। केवल चाल में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप तो ऐसे भी बता सकते हैं, इससे इसको घटा करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ इस तरह से भी करने की हैबिट हो जाएगी। इस तरह से भी आप सोच पाएंगे कैसे कि आप 50 गुणे सिंपल सा 15/100 लिख सकते हैं। तो 50 दूना क्या होता है 100 और 2 से इसको भाग देंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो रही है।
7.5 किलोमीटर। तो मतलब दो चीज हम निकाल सकते हैं, एक तो वृद्धि कितने की हो रही है, दूसरी चीज हमें निकाल सकते हैं कि हमारी नई संख्या हमको कितनी बन करके मिल रही है। तो आप इन दोनों चीजों का अप्रोच समझ सकते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि कितनी हमारी बन रही है और साथ साथ हमारी नई चाल या नया मान हमारे सामने कितना बन के आ रहा है। इन दोनों चीजों को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से आपको तमाम प्रश्न मिलते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको सिखा दूं, समझा दूं कि जैसे अगर हम मान लीजिए वृद्धि करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने यही देखा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी और 15% की वृद्धि कर रहे हैं। आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, कभी भी किसी में जैसे 15% को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कुछ ऐसे, एक तो 10%, दूसरा 5%। देखिए आप समझिएगा तो एकदम क्लियर होगा, 10% और 5%। कैसे? अब जैसे मान लीजिए 50 में हमें 15% की वृद्धि करनी थी, बढ़ाना था, तो किसी का 10% निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालते, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 50 का अगर मुझे केवल 10% निकालना हो, मैं सिंपल सा बताऊंगा कि भाई इसका अंतिम का एक शून्य खत्म कर दीजिए, तो अंतिम का शून्य खत्म होकर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अंतिम का शून्य खत्म होने का मतलब अगर ये 50 है तो शून्य है, अगर ये 55 होता तो क्या होता? 55 का 10%, तो आप सिंपली यहाँ पे 5.5 कर देते। यहाँ दशमलव लगाने की बात है। 75 होता का 10% अगर मैं निकालता तो सिंपली 7.5 कर देता। 120 का मैं 10% निकालता 12 कर देता। 832 का मैं 10% निकालता, मैं इसको 83.2 कर देता। किसी का भी 10% निकालना बहुत ही आसान होता है। अब जैसे 10% आपने निकाला इसका तो आया 5, लेकिन 10% का मतलब 5 आ गया, तो 5% क्या होगा? 5% आधा होता है 10 का, आपको पता है 5 10 का आधा होता है, तो 5% भी 10% का क्या हो जाएगा? आधा। तो आधा होगा तो इस 5 को हम लिख सकेंगे 2.5। तो 2.5 में 5 जोड़ेंगे तो 7.5 आएगा। यही आपकी वृद्धि हो गई। और अब वृद्धि हो गई तो नया मान निकालना है हम लोग को, तो नया मान निकालने के लिए 7.5 को 50 में जोड़ दीजिए, तो मान आपका सिंपली 57.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सोच पाते हैं। अगर किसी भी कोई परसेंट अगर हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखाना है, वृद्धि दिखानी है, तो हम 10% का यूज करके उसको इजीली दिखा सकते हैं। आप ऐसे प्रश्नों को तमाम अच्छी तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, ये प्रतिशत वृद्धि का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने नॉर्मली किसी संख्या में कितने % की वृद्धि हो रही है उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज मैंने आपको बता दिया। चलिए, प्रतिशत कमी की बात करिए। अब फिर आप समझिएगा प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी में भी वृद्धि की तरह ही अप्रोच होता है। कैसे होता है? हम एक संख्या पाते हैं, संख्या का मान 100% होता है। आपसे कोई कहे कि भाई इनमें कुछ कमी कर दीजिए, तो कमी आप जितने % की करेंगे संख्या उतनी ही % पीछे हो जाएगी। जैसे आप कमी कर रहे हैं सपोज करिए 10% की, संख्या हो जाएगी 90%, स्वयं की क्या हो जाएगी? 90%। ऐसे अगर आप मान लीजिए 15% की कमी कर रहे हैं तो संख्या 85% हो जाएगी। आप 40% की कमी कर रहे हैं 60% हो जाएगा, मतलब 100 में घट जाता है। एक नोट की बात करें कि प्रतिशत वृद्धि की प्रतिशत कमी के दौरान कोई भी मान स्वयं की 100 माइनस x प्रतिशत हो जाती है। अब x क्या है? जहां पे x प्रतिशत जो था वो प्रतिशत कमी थी। x क्या थी? प्रतिशत कमी। फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, फार्मूले का भी अप्रोच है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा वास्तविक मान आपको दिया है x या a दिया है, नया मान हम पता करेंगे अभी। सपोज करिए हम इसको b कह रहे हैं। जो प्रतिशत कमी हो रही है वो सपोज करिए x% की हो रही है। तो दो चीज हमसे पूछा जाएगा,
एक तो हमसे नया मान क्या होगा, नया मान आपने b के रूप में इसको इंडिकेट कर दिया, तो b बराबर a गुणे 100 माइनस x बटा 100 हो जाएगा। ये आपका नया मान हो गया। कमी हम पता करेंगे कितनी कमी हुई है, तो कमी बराबर सिंपल सा a गुणे x बटा 100 कर देंगे। ओरल की बात करेंगे तो ओरल भी सोच पाएंगे हम लोग बिल्कुल उसी तरह से जैसे वृद्धि का सोचे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लूँ तो कुछ चीज़ें ऐसे भी बन सकती हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि अगर हम कह देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक वस्तु थी, वस्तु की कीमत या दाम, एक वस्तु का दाम जो था वो सपोज करिए 10,500 रुपये था। 10,500 रुपये था। एक अलमारी थी, उसका कीमत 10,500 था। दुकानदार उस पे छूट या कमी करके सपोज करिए 12% की कमी करता है, 12% की कमी करके बेचता है, कमी करता है। तो हमसे नया दाम पूछा जा रहा है, मतलब ग्राहक को कितना पे करना पड़ेगा ये हमको पता करना है, ग्राहक को कितना पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ, देखिएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नया दाम हम पता करना चाहते हैं 10,500 गुणे 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 88 बटा कितना करेंगे 100। ये देखिए कटा 105 गुणे 88 आया। अब इसको थोड़ा सा गुणा करने का देख लीजिए कैसे कर लेंगे। भाई मेरे पास क्या है 105 है गुणे 88 है, तो इसके कई तरीके हैं गुणा करने के। एक तो वृद्धि कमी का अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली इसको 100 से गुणा करने पे 8800 हो जाएगा, 5 से इसको गुणा करने से 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, शून्य हुआ 4 हुआ 8 4 12 हुआ 8 1 9, 9,240 रुपये हो जाएगा। 9,240 रुपये इस अलमारी का दाम होगा जो ग्राहक पे करेगा, और इतने रुपए पे करके ग्राहक उस अलमारी को खरीद करके लेके चला आएगा। कमी पता करना चाहते हैं तो 10,500 में से 9,240 को घटा करके भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट 12% का मान निकाल करके भी कमी पता कर सकते हैं। तो हमारा जो बताने का मकसद था यही था इसमें कि आप इस प्रकार से कमी और वृद्धि को फार्मूले के थ्रू समझ सकते हैं। अगर मैं इसी कमी और वृद्धि की बात करूं और इसी कमी और वृद्धि को मैं आपको अप्रोच से बताऊं, कंपैरिजन से बताऊं, तो मेरे ख्याल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देख लीजिएगा आप लोग कैसे कर पाते हैं। एक छोटा सा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ और उस क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे चीजें होती हैं। एक दुकानदार है किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदता है, और वह 40% अधिक दाम अंकित करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पुलिस लेवल पे पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या है। एक दुकानदार है, भाई कोई भी दुकानदार है, आप सबको अच्छी तरह से पता है, कोई सामान खरीदता है, खरीद करके उससे अधिक अंकित करता है या आपको बताता है कि भाई इतने में हम आपको वस्तु दे देंगे। जब आप खरीदने जाते हैं कोई सामान तो क्या होता है कि एक दुकानदार आपको वस्तु के वास्तविक दाम, मतलब जितने में वो खरीद के लाया है उससे कुछ अधिक बढ़ा करके आपको बताता है, तो आप उतना पे करते हैं, तो वही दुकानदार का प्रॉफिट होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। 950 रुपए में खरीदा, तो मैं आपको बता दूं कभी भी कोई बेस मान, मतलब जितने में मैंने खरीदा है, जो मेरा वास्तविक दाम है, वो हमेशा और हमेशा 100% होता है। अब उस 100% में की गई जो वृद्धि होती है वो जनरल वृद्धि के हिसाब से करी जाती है। जैसे मान लीजिए, देखिए ऐसे सिस्टम बनेगा, आप रूल से करेंगे जो अभी बताया गया, उसके थ्रू भी आप उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। साथ साथ देखिए यहाँ पे भी पूछ सकता है, वस्तु के दाम में की गई वृद्धि भी पूछ सकता है। तो मैं आपको दोनों का निकालने का एक सिस्टम बताता हूँ। एक इसका करते हैं, किसी तरह से कमी का करते हैं। चलिए, तो आप ये समझिएगा, खरीदा आपने 100% में, समझिएगा सब लोग, और इस वस्तु को आपने बेचा, दिखाया लोगों को 140% में। आप 140 का कहाँ से यूज समझ पा रहे हैं, देखिएगा 140 तब आया जब आपने वस्तु के दाम को 40% बढ़ाकर अंकित किया 40%।
तो दाम कितना हो गया? 140 हो गया। इस 100% का दाम कितना है आपके सामने देखिए, 950 रुपए है। आप देख सकते हैं 950 है, 140 का दाम आपको बताना है। यही आपका x है या तो क्वेश्चन मार्क है। आपको इस 140 का पता करने के लिए बहुत इजीली देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये शून्य शून्य से देखिए ऊपर नीचे काट सकते हैं, बगल बगल काट सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये शून्य इससे चला जाएगा। सिंपल सा 95 गुणे 14 कर दीजिए। 95 गुणे 14 पंचे 70 होता है, कैरी 7, 14 9 126 होता है, 126 7 133, 1330 रुपए में अंकित करेगा। कितना अंकित करेगा? 1330 रुपए वो दिखाएगा आपको। अब आप जितना उससे बार्गेनिंग करके उस सामान को खरीदे। मेरा जो काम था, जो मैंने आपको पूछा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसको उस तरह से भी कर सकते थे, कहते भाई ये देखो 950 का सामान था, 40% बढ़ाया है तो 140/100 कर देते हैं, तो नया दाम या नया मान हमको प्राप्त हो जाता है। देखिए दोनों शून्य कटे, वही चीज हमारे पास 14 पंचे 70, 14 9 126, 26 7 33, 133, 1333 रुपए में आप उस वस्तु को खरीद करें। ये तुलना पे आधारित चीजें होती हैं, इसमें कमी वृद्धि कुछ भी करिए तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ज्यादा सटीक ये माना जाता है कि कोई फार्मूला नहीं है। आप बेसिक दाम को 100% कर दीजिए, उसमें जो वृद्धि करनी है उतना बढ़ा दीजिए 100 में, तुलना करके निकाल दीजिए कि 100 का मान अगर इतना है तो इतने का मान क्या होगा। नॉर्मली इसको इससे गुणा करिए, इससे भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। या आप जैसा सोच पा रहे हैं उस प्रकार से कर लीजिए। तुलना करके चीजों को आप इजीली बता सकते हैं। मुझसे अगर यहीं पे पूछा होता कि कितने की वृद्धि हुई है तो बड़े इजीली तब भी हम बता देते हैं। 100% का दाम 950, आप बताइए कितने परसेंट की वृद्धि? 40%। तो सिंपली वो हमसे 40% की बात कर रहा है, तब भी उसी तरह से करेंगे। देखिए 1 शून्य इसका एक खत्म, 1 शून्य इसका एक खत्म, ये 95 गुणे केवल 4 होता, 4 पंचे 20 होता, 4 9 26, 4 9 36, 36 2 38, 380 रुपए इसमें जोड़ दीजिए, वही चीज आपके सामने बन के आ रही है। ये आपकी वृद्धि का मान है और वो आपकी नया दाम है। तो दोनों चीजों में अलग कॉन्सेप्ट होता है। एक तो नया दाम हमारे सामने बन के आता है, और एक चीज हमारे पास क्या बन के आती है कि कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, ये हमको पता होता है। आप इसमें 10% के हिसाब से भी सोच सकते हैं। क्यों? अगर मैं इसका 10%, क्योंकि 40% की बात है, तो 40 कितनी बार 10 होता है? 4 बार होता है। एक बार 10 करेंगे तो 95 आएगा, एक बार 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 95%। और अगर 4 बार कर देंगे तो इसमें 95 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो वही जो अभी आया 380, 380 की वृद्धि हुई, जोड़ दीजिए उसी 950 में, तो 1330 रुपये आपका आ जाएगा। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को, वृद्धि वाले प्रश्नों को तुलना के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कमी की बात करूं और उसको कैसे मैनेज करेंगे, देख लीजिए सब लोग अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि एक दुकानदार को ही लेके चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का दाम 8,500 रुपये अंकित करता है। बेचने के दौरान वह 20% की, या 15 कर देते हैं, 20 बहुत ज़्यादा होता है, 15% की छूट देता है। ग्राहक कितने में सामान खरीद के लाएगा? मतलब विक्रय मूल्य हमको पता करना है। ऐसे सोचिए ग्राहक, क्योंकि हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो पढ़ा नहीं रहे, फिर भी हम समझ रहे हैं कि 20% 15% की अगर छूट देता है तो वस्तु का दाम क्या होगा? ग्राहक के लिए वस्तु का दाम, ग्राहक के लिए वस्तु का दाम पता करना है। दूसरी चीज ये भी हो सकती थी कि दुकानदार के द्वारा वस्तु के दाम में की गई कमी, दाम में की गई कमी पता करनी। मैं आपको एक बार चीजें बता दूं कि थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। कभी भी आप फार्मूला ओरिएंटेड मत बनिए। फार्मूले इतने पढ़ेंगे आपके मैथमेटिक्स में, आपको पता है कि कुल अगर चैप्टर्स काउंट किया जाए तो चैप्टर्स की संख्या बहुत सारी होती है, और हर चैप्टर में इतने सारे टॉपिक हैं। अगर सबसे फार्मूला हम पढ़ते रहें तो फार्मूले से हम कभी भी अपने आप के अंदर परफेक्शन नहीं ला सकते हैं। प्रयास करिए, लॉजिक पढ़िए, अप्रोच क्लियर करिए, खुद से जनरलाइज करिए चीज़ों को, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
आप यहाँ पे दे सकते हैं। वस्तु का दाम यहाँ पे 100% मान लीजिए कि ये वस्तु का दाम 8500 रुपये दिखाया गया दुकानदार के द्वारा। 100% मान लिया जो कि 8500 के बराबर है। अब क्या हुआ, अब जब बेचा गया तो 15% की छूट दी गई, तो 15% मतलब 85 हो जाएगा, सबको अच्छी तरह से पता है 85%। और इसका दाम हम लोग को पता करना है, क्योंकि 1500 से निकालेंगे तो 85 हो जाएगा। जो पॉसिबल हो काट दीजिए, ए से काट दिया, यहाँ 85 यहाँ 85, 85 गुणे 85 कर दीजिए, 85 गुणे 85 कर दीजिए। अब 85 का 85 से गुणा करना बड़ा आसान होता है। मेरा एक वीडियो है उसमें बताया गया है आपको कि किस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या वर्ग इस तरह के नंबर्स का कर पाते हैं। 85 गुणे 85, दोनों के अंत में अगर 5 है तो सिंपली आप 25 लिख दीजिए अंतिम में। 8 है तो 8 के हिसाब से 8 के आगे 9 आता है, 8 9 72 कर दीजिए, तो 7225 हो जाएगा। 7225 रुपए में वह वस्तु दुकानदार ग्राहक को दे देगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए दुकानदार ने कितने रुपए की कमी कर दी है, तो आप सिंपली इसका 15% निकाल देते, यही 85 के गुणा 15 में कर देते तो आंसर आ जाता। या मैं कहता कि भाई मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूं, मुझे अभी बताया गया है ब्रेक करके करेंगे, 10% और 5% के हिसाब से कर दीजिए। 10% निकालेंगे 850 आएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा 850, 100 अंतिम से हटाइए। 5% और करेंगे तो इसका आधा और कर दीजिए, 425 हो जाएगा। अब 425 और इसको जोड़ेंगे तो 5 7 12 1275 रुपए, तो 1275 की कमी कर दीजिए उसी 85 100 में, 1275 की। 10 से 5 5, 9 से 7 2, 4 से 2 2 और आपके पास 8 से 1 7225 वैसे भी बन के आ रहा है। तो इस प्रकार से हम नॉर्मली प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं किसी संख्या में और नॉर्मली प्रतिशत कमी कर सकते हैं किसी संख्या में। दोस्तों आपने ये सीखा होगा कि कैसे आपको पढ़ाया जाता है, कैसे आपकी किसी संख्या में, तो आप ऐसे कुछ बेसिक सम्स लीजिए, नंबर्स लीजिए, उसमें नॉर्मली वृद्धि करिए, नॉर्मली कमी करिए, ओरली डिस्कस करिए, खुद से डिस्कस करिए। आपके साथ अगर कोई नहीं होता है आप बहुत अच्छे से इस तरह का, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि श्योर है कि ऐसे प्रश्न आपको जो है एग्जाम में फेस होने वाले हैं और हम थोड़ी सी गलती से हम फंस जाएंगे, तो इसलिए आपको इस पे अपने को हैबिचुअल बना लेना होगा, आदत डाल लेनी होगी कि जोड़िए घटाइए कैसे करना है। आप संख्या लीजिए, संख्या में कुछ वृद्धि करिए कुछ कमी करिए, नए मान आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप फेस कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसे प्रश्नों का जरूर आप कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो आज हम इसको देखते हैं। कल की क्लास जब हम लेके आएंगे तो उसमें हम आपको क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी के बारे में बताएंगे और उसका प्रयोग करना सिखाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वास्तव में उसका बहुत ही प्रयोग होता है। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि कमर कस लीजिए। हमारे टीम के द्वारा जो ये आपके लिए प्रोग्राम दिया गया है, इसमें आप अपने को हमारे साथ अपनी सहभागिता दिखाइए। हम लोग एक मंच पर आपके उस प्रिपरेशन के लिए आपके साथ खड़े हैं, जिसमें आपको पता है रवि सर की बहुत भूमिका है। रवि सर के मार्गदर्शन से ही चीज़ें यहाँ पे चालू की गई। आलोक सर की बहुत भूमिका है, जिन्होंने इस मंच को हमें प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू हम आपसे कनेक्ट हुए हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपकी सफलता में हम आपके साथ लगने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी आपको अच्छी तरह से पता है कि मेहनत आपको करनी है, गाइडलाइन हम लोग देते रहेंगे। तो आज की क्लास इतना करते हैं, कल की क्लास में फिर आते हैं, फिर से आपके मैथमेटिक्स के इसके बाद का पोर्शन आपको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज तक के लिए इतना करिए, कल फिर मिलते हैं। एक बार धन्यवाद।